बड़ा है ये तो I told you to do these illustrations 7. Did you try? Clear for everyone? Illustration 7. You need discussion? आप लोगों ने किया है किसी ने illustration 7? है नहीं था आपने कर लिया? अंडरस्टूड? एनी डाउट? आप लोगों को एक बार डिस्कस कर रही है? यू आर हैविंग द स्टडी मटेरियल विद यू? सो इस ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए कॉस्ट शीट्स. सम financial positions of a company are given, trial balance is given, some additional information is given. From that you have to prepare the information, pick up the information and prepare the cost sheet. तो जब भी cost sheet बनाने के लिए बोला जाता है मेरे दिमाग में क्या रहना पड़ेगा? What is the structure of the cost sheet? वो तो दिमाग में एकदम छपा हुआ रहना चाहिए कि पहले मटेरियल आएगा, देन लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, प्राइम कॉस्ट होगा, देन फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट होगा, फैक्ट्री कॉस्ट होगा, देन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होगा, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा. बट द सेल्स पीरियड इज गिवन, कंपेयर इट विद द सेल्स पीरियड एंड कैलकुलेट द रेवेन्यू. सो जो भी आइटम यहाँ पे है वो देख के आपको आइडेंटिफाई कर लेना है ये पर्टिकुलर कौन सा हेड में अपीयर होना है. Whether it will go to raw material, it will go to direct expenses, it will go to any overhead item, or it will not form part of your cost record. For example, ये plant and machinery कहाँ जाएगा cost sheet में? It is a question to those who have already done. नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? तो इन्होंने जो आंसर दिया है योर हर्ट, शी इज सेइंग कि दिस इज नॉट एन आइटम ऑफ कॉस्ट, दिस इज अ फिक्स्ड एसेट, सो इट विल नॉट गो टू द कॉस्ट शीट. So do you agree with that or any other view? और ये आना चाहिए कॉस्ट शीट कहीं पे. कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है और कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने से यू कैन प्रिपेयर द कॉस्ट शीट. वो बहुत बड़ा कुछ चीज है नहीं. कोई आइटम गलत घुस गया आपका कॉस्ट शीट में तो काम हो जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी, दिस आइटम आई एम आस्किंग, दिस बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा कॉस्ट शीट में? रॉ मटेरियल में जाएगा, ओवरहेड में जाएगा, कहाँ पे जाएगा? राइट, रॉन्ग, एनी आंसर. यू नीड टू क्लियर योर लॉजिक, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग चाहिए. कॉस्ट शीट में क्या आता है क्या नहीं आता है.
डेप्रिसिएशन आएगा। प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट। यही फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉस्ट जो होता है whether it is an expense or it is an asset, दोनों हो सकता है। If you are acquiring something for a long term use, 10 साल 15 साल के लिए 2 साल के लिए यूज करना है, that will be counted as an asset। तो उसका जो पीरियडिकल यूसेज का चार्ज है, पीरियडिकल चार्जेस है, that only will come to the cost, not the entire cost। बट जो आइटम्स you have to incur on a regular basis to produce your goods or services, वो आएगा आपका कॉस्ट में। तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिस अप्लायंसेस, दिस आर ऑल फिक्स्ड एसेट्स, तो ये कॉस्ट में नहीं आएगा। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा, दैट डेप्रिसिएशन एलिमेंट इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट, वो आएगा आपका कॉस्ट में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? इज इट ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। इज इट ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? इज इट ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड? इज इट ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? और इज ए पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? इट्स ए पार्ट ऑफ which one you are saying? Plant and machinery? It's a factory overhead। आपका ऑफिस में कंप्यूटर भी है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करता है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, और यू मे हैव सम अदर काइंड ऑफ मशीनरीज इन योर ऑफिस, लाइक से योर द एसी सिस्टम इन योर ऑफिस, सेंट्रलाइज्ड एसी in your administrative building, is it a part of factory overhead? मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूँ कि इस सवाल में ये कहाँ पे आएगा। आई एम आस्किंग ए जनरल क्वेश्चन कि प्लांट एंड मशीनरी या ऑफिस अप्लायंसेस या बिल्डिंग्स, ये सब आइटम्स जब मिलता है, जैसे बताइए ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इट इज अ फैक्ट्री बिल्डिंग। हाँ, इसीलिए जब भी बिल्डिंग देखते हैं आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आना चाहिए, व्हिच बिल्डिंग इट इज टॉकिंग अबाउट? फैक्ट्री बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, सेल्स और ऑफिस गोडाउन बिल्डिंग, और सब अदर मार्केटिंग बिल्डिंग, क्या बता रहा है? उसके हिसाब से वो कौन सा ओवरहेड में क्लासिफाई होगा वो पता चलेगा। क्लियर? सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एनीथिंग, नॉर्मली इट इज अ पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, बट समटाइम्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन विल गिव यू सम डेटा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसका कितना पोर्शन कौन सा ओवरहेड में लेना है, तो यू हैव टू सिंपली फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट। इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स वी विल स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कैसे होता है। यहाँ पे तो जैसे आपको बता दिया कि 5:3 या 7:3:2 ऐसा करके लेना है, बट हाउ टू कैलकुलेट दैट रेशियो, किस रेशियो में जाएगा, दोज थिंग्स विल लर्न इन अदर चैप्टर्स। सेल्स कहाँ पे आएगा? अच्छा, मैं पूछता हूँ, सेल्स इज ए पार्ट ऑफ व्हिच कॉस्ट? आंसर बताइए। सेल्स ए कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट है क्या? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब क्या है? बेसिक चीज समझने का कोशिश कीजिए। व्हाट इज कॉस्ट? जब मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स करने से आपका कैश इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। इज इट ए कॉस्ट? तो ये कोई कॉस्ट का पार्ट होना ही नहीं है। वी हैव टू कंपेयर द टोटल कॉस्ट विद द सेल्स टू गेट द
प्रॉफिट और लॉस. Material purchased, is it a cost? Yes. Material purchased, is it a cost? एक मार्क का क्वेश्चन है, yes or no? Material purchased is not a cost. Material consumed is a cost. This is a 1 mark question. If those who are saying yes, then it is 0. Material consumed is a cost. Out of the purchased things, you may not consume the entire. Something may be lying in stock like in the balance sheet, which is an asset, inventory. That is not cost. Material purchase होगा, but it is not as a material purchase. इसके साथ अगर स्टॉक आइटम है उसका एडजस्टमेंट भी होगा. एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक करके जो आएगा दैट इज योर कंजम्पशन. नॉट दैट कि ये मटेरियल परचेज 3,20,000 इज नॉट अ कॉस्ट. अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो वो माइनस करना पड़ेगा, कुछ ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड करना पड़ेगा. मतलब डायरेक्टली नहीं जाएगा विद एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. That is why I am saying consume जो यूज हो चुका है वो कॉस्ट का पार्ट है. जो यूज नहीं हुआ है, फ्यूचर में यूज होने वाला है, वो कॉस्ट नहीं है. That is why it is lying in the balance sheet. कॉस्ट का कोई आइटम बैलेंस शीट में रहता है क्या? कॉस्ट इज बेसिकली एन पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के आता है वो. डायरेक्ट लेबर, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब बताइए. डायरेक्ट लेबर इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यस और नो? नो. एनी आंसर यस? My statement is direct labor is a part of factory overhead. Correct or incorrect? Incorrect. So it is a part of prime cost. Correct. Indirect labor. Factory overhead. तो ऐसे ही एक एक करके आइटम को पहचानना है वो कहाँ पे जाएगा. उसके बाद तो उसके वैल्यू यहाँ से उठा लेना है और यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, एडजस्ट करना है. यही है कॉस्ट. फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप. रिपेयर्स एंड अपकीप मीन्स मतलब रिपेयर मेंटेनेंस होती है. कहाँ पे जाएगा? हीट, लाइट एंड पावर. तो गोडाउन में क्या अंधेरा रहता है, लाइट नहीं जलता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये सब में नॉर्मली इफ इट इज अ वन लाइन क्वेश्चन आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड. बट ऐसा जब आइटम रहेगा जो क्लियरली आइडेंटिफाइड, जैसे डायरेक्ट लेबर में देखते ही आपको पता चले इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो दूसरे टाइम में जाना ही नहीं है. बट ये सब जो आइटम है जो फैक्ट्री रिलेटेड लिखा हुआ है पता है फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है. ये सब जो आइटम है हीट, लाइट एंड पावर, कुछ भी बोला हुआ नहीं है. आप सोचिए ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है. कंपनी इज नॉट ओनली अबाउट द फैक्ट्री, ऑफिस में भी हो सकता है. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, आपका ब्रांच ऑफिस, आपका गोडाउन, वहाँ पे भी हो सकता है. हीट नॉर्मली आपका फैक्ट्री में ही होगा, बट इट मे बी अदरवाइज ऑल्सो. सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस लुक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन. कुछ दिया हुआ है कि नहीं, कितना रेशियो में डालना है, क्या करना है. मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, नेम सजेस्ट. सेल्स कमीशन,
selling and distribution, sales traveling, sales promotion, distribution department salaries and wages. डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? Selling and distribution. They are distributing the finished goods only. Office salaries. Administration overhead. Interest on borrowed funds. Interest on borrowed funds का मतलब क्या है? कोई भी लोन कंपनी ने लिया है, तो ऑन दैट लोन यू हैव टू पे इंटरेस्ट, so it is talking about that interest cost. ये किसका पार्ट है? तो पीएनएल में तो आता है इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं. कॉस्ट शीट में कहाँ पे आएगा? 1 मार्क क्वेश्चन. इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स कॉस्ट शीट में कहाँ पे आएगा? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? इट इज नॉट एन एक्सपेंस. It is not. Not a daily cost that we use. But you have to pay interest maybe throughout the year. That means you have taken a loan on 1st of April. So every month you have to pay interest. Or say every quarter you have to pay interest on the loan. This is not a part of the business. This is a part of the business because you have taken this loan. Why you have taken the loan? Why it is in the trial balance? The trial balance is for the business. Operational activity. That is the point. ये जो आइटम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, दिस इज प्योरली a financial item of expenses. In cost accounting, financial expenses are not included. In cost accounting records, items which are purely of financial nature are not included. Sorry? Expense item means financial nature का. You have done BCom or sorry? Well, accountancy you have done. Provision for doubtful debts, you know. So some customers से पैसा जो मिलना है, some amount is doubtful, you take a provision in the profit and loss account. You write off bad debts also. These are all purely financial items. They will not come in the budget. So what will happen to those items? Ultimately कंपनी के जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें तो वो आएगा, बट आपका कॉस्ट रिकॉर्ड में वो सब नहीं है. वो सब लोग करेंगे क्या? आपका टोटल एक्सपेंसेस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा, टोटल एक्सपेंसेस जो एज पर कॉस्ट शीट आएगा वो तो टैली नहीं होगा. कुछ एक्सपेंसेस आप इसमें डाल नहीं रहे हैं, उसका क्या होगा? कहाँ पे डेवलप करेंगे? राइट ऑफ अगेंस्ट इज द फाइनेंशियल डिसीजन. वो सब आइटम्स क्या होगा? उनको बोला जाता है रिकॉन्सिलिएशन आइटम्स. बिकॉज इन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग साइड बाय साइड एक ही साथ चलेगा. बट आप जब फाइनली अपना कॉस्ट शीट कंपाइल करेंगे, आइटम्स ऑफ प्योर फाइनेंशियल नेचर्स आर एक्सक्लूडेड, उसको बाहर रखा जाता है. सो देयर विल बी डिफरेंस इन योर टोटल एक्सपेंसेस. दोज आर शोन एज एन आइटम ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. रिकॉन्सिलिएशन आइटम BRS क्या है? तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. आप
आपका बैंक पासबुक बोलता है बैलेंस ये है, बट आपका कैश बुक एज पर कैश बुक योर बैंक बैलेंस इज दिस मच, देयर आर डिफरेंसेस, व्हाट आर द रीजंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, या चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, तो बाद में जाके होगा। तो दोज आर कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन आइटम्स, जो एड्रेस होता रहता है। तो ये सब आइटम्स भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बीच में एज ए रिकॉन्सिलिएशन आइटम दिखाया जाता है। क्लियर? सो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑफ मटेरियल इतना, ओपनिंग दिया हुआ है क्या कहीं पर? इज इट गिवन एनीवेयर ओपनिंग इन्वेंटरी? कहाँ? ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में है ओपनिंग इन्वेंटरी। सो व्हेन यू शो दिस कॉस्ट शीट, मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले आप लिखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, सिंपली लाइक दिस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल्स आपका टीवी से आ रहा है। एक एक फिगर जब लिखेंगे क्वेश्चन में उसको टिक करते जाइए कि वो कवर हो गया है, जो लेफ्ट आउट रहेगा उसको ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। परचेज आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करने के बाद यू गेट दिस आउटर कॉलम का जो फिगर है, दिस इज योर मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 we get the trial balance. Purchase 3,20,000, sources TB. Closing stock एडिशनल इंफॉर्मेशन से आ रहा है। नाउ अभी सॉल्यूशन में मत जाइए, अभी सॉल्यूशन में मत जाइए। आई हैव डिस्कस्ड ओनली मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल कंज्यूम, दैट इज द सैक्रोसेंट फॉर्मूला, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। वी हैव a chapter on material costing. मान लीजिए you are sitting in Duliajan, you have ordered for some material which will be coming from Delhi. You have asked the supplier what is the price. He said this is 1 lakh rupees at Delhi. That you need the product at this place. So whether the price will remain 1 lakh or it will be more than that. What additional elements will come in? Transportation. Basically the cost of bringing the material from the place from Delhi to Duliajan. So that will require some freight. It may be railway freight, it may be your some truck charges and all these things. So ultimately what is the cost of your material? 1 lakh rupees, what the supplier has quoted. If you take the delivery at Delhi, your price is 1 lakh. Additionally, you are paying a freight of 20,000 to bring that material to Duliajan. So your total cost of material is actually 1,20,000. So what are the additional items to be included in material cost? We will be studying in the section 2 in detail on material costing, cost accounting standard. It is there, CS 6. सब होगा, सब होगा। Cost accounting standard 6 is material cost. So what are the items included in material cost? That will be discussed in length in this when we discuss this. ठीक है? Now from this question,
फ्रेट पेड ऑन मटेरियल्स एक फिगर दिया हुआ है, तो दैट विल बी एडेड. परचेज रिटर्न्स, इसका मतलब क्या है? Those who have done accountancy they know this term, what is purchase returns. पता है? Means goods you have purchased but you have returned, so you have not consumed, so it will be reduced. So these two adjustments have to be made. Simply वही adjustment यहाँ पे किया गया है. These two items. तो कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम अगर आता है, पहले फॉर्मेट बना लीजिए, एक एक करके आइटम को पढ़ते जाइए क्वेश्चन का, अकॉर्डिंगली यू प्लेस दैट. फाइनल ये लाइन पहले ही डिराइव मत कीजिए, कि आप पढ़ेंगे सेकंड लाइन में एक आइटम आएगा, वो हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटेड हो, डालिए. सब फिगर जब पुट हो जाएगा उसके बाद ये एडलेस करके ये फाइनल कॉलम वाला फिगर को डालिए, देन ऐड कीजिए. क्योंकि एक ही बार में अगर इसमें अटके रहे यू विल बी लूजिंग टाइम. ये 15 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए आपने 40 मिनट 45 मिनट अगर लगा दिया, इट कैन नॉट कंप्लीट द पेपर. सो क्विकली ड्रॉ द फॉर्मेट एंड स्टार्ट कटिंग द फिगर्स. आइटम क्विकली आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ओवरहेड मिल जाएगा. ये ऐड लेस करना बाद में कीजिए. अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं खाली, बाकी तो वर्क इन प्रोग्रेस 1,92,000. वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट कहाँ पे आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है ना ओपनिंग है? क्लोजिंग. किसी को लगता है क्या ये ओपनिंग है, या पता नहीं चल रहा है कि क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? वर्क इन प्रोग्रेस 1,92,000. इज इट ओपनिंग और क्लोजिंग? क्लोजिंग. वाई क्लोजिंग? कैसे पता चल रहा है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. यहाँ पे ये टर्म को देखिए, ये जो लिखा गया है ना, रीड दिस थिंग्स वेरी केयरफुली. क्लोजिंग इन्वेंटरीज. इन्वेंटरी का मतलब क्या है? स्टॉक. क्या का स्टॉक? खाली मटेरियल का नहीं. When we say the term inventory, it comprises of material, it comprises of work in progress, it comprises of finished goods, everything. You know, हम अगर स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ना तब वो टर्म है. अगर हम बोल रहे हैं कि इन्वेंटरी, it could be any of these three or all the three. That is why it is saying closing inventories are. You know how to do it in English? Closing inventories are. मतलब this is plural. इसमें मटेरियल इतना है, वर्क इन प्रोग्रेस इतना है, फिनिश्ड गुड्स इतना है. So it is talking all about closing. ठीक है? So this is a part of which overhead. Any question? Any question? वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा ओवरहेड का पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड. फिनिश्ड गुड्स. किसका पार्ट है?
फिनिश गुड्स किसका पार्ट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। Finished goods is a part of cost of production or cost of sales? Cost of production. So similarly, ओपनिंग सबका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, दिया था क्लोजिंग फिगर्स। सो ओपनिंग हमेशा ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। एक्रूड एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट लेबर 8000, इनडायरेक्ट लेबर 1200, इंटरेस्ट 2000। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? प्रीपेड। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस which are outstanding है कि prepaid है? So why are you confused? Prepaid का मतलब क्या है? पहले पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट किया। ये एक्रूड बोल रहा है, एक्रूड हुआ है पर पेमेंट नहीं किया है। So is it an item of expense or not? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास का पूरा चल रहा होगा। I don't know whether you have gone up to this or not. Those who have not done financial accounting, आप पूरा सुन लीजिए। एक्सपेंसेस में हम उसी को लेते हैं, इट इज नॉट ओनली द कैश एक्सपेंसेस कि आपने जो पेमेंट कर दिया कभी वो नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए कि सैलरी जो पेमेंट करते हैं 31 डेट को कंपनी के बुक्स में एक्सपेंडिचर के हिसाब से वो रिकॉर्ड हो जाता है। पेमेंट में कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट इट इज रिकॉर्डेड इन एक्सपेंसेस फॉर द मंथ इन विच द सर्विस वाज रेंडर्ड, जिस महीने में वो काम किया है। सिमिलरली एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब इतना डायरेक्ट लेबर का, मतलब डायरेक्ट लेबर का इतना खर्चा हो चुका है, मतलब इतना काम हो चुका है, वी हैव नॉट पेड इट। सो फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग माय एक्सपेंडिचर इट विल बी एडेड टू माय एक्सपेंसेस। सो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट में है, वहाँ पे जाके ये ऐड हो जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर 1200 है, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाके ऐड हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर के साथ। इंटरेस्ट 2000 है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज इंटरेस्ट मेरा प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। Depreciation should be provided at the rate of 5% on office appliances, 10% on machinery and 4% on building. So कौन सा एसेट के ऊपर कितना परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज होना है, इट इज क्लियरली गिवन, साफ साफ दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिप्रिसिएशन कौन सा ओवरहेड का पार्ट बनेगा? फॉर दैट प्लांट एंड मशीनरी तो हम लोग नॉर्मली, अच्छा, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:1 among all this। उस हिसाब से बैठाना है। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के बारे में कहा है, बट डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में नहीं कहा है। अगर नहीं कहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। ऑफिस अप्लायंसेस नथिंग इज मेंशन्ड, सो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। Heat, light and power are to be distributed in the ratio of 8:1 among factory, office and distribution. So heat, light and power वाला जो आइटम था ऊपर,
ये तीनों में इस रेशियो में जाएगा। So simply follow this instruction and you get your total cost. Rates and taxes apply 2/3 to factory, 1/3 to office. So 2/3 rates and taxes similarly जितना अमाउंट है उसका 2/3 जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, 1/3 पोर्शन जाएगा administration overhead. So all items are covered. So you get your total cost. This is your total cost, cost of sales. Now ट्रायल बैलेंस में आपका सेल्स का फिगर भी दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न कुछ है तो आपका सेल्स का फिगर फाइनल फिगर क्या होगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मैंने सेल्स किया था फिर कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया, तो माय नेट सेल्स ड्रॉप्स माइनस रिटर्न। तो वो नेट रिटर्न जो है, नेट सेल्स जो है, नेट सेल्स के साथ इसको कंपेयर करना है तो यू गेट द प्रॉफिट। as simple as that. कोई क्वेश्चन है? तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जितना क्रिटिकल एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस होगा, और कुछ नहीं है। आइटम्स को पूरा ध्यान से पढ़ना है। इलस्ट्रेशन 8, ये क्वेश्चन पढ़िए। इलस्ट्रेशन 8, read the illustration 8. I am giving you 2 to 3 minutes of time, then we will start discussion. पूरा कॉस्टिंग का पेपर आपका ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन सब के ऊपर चलता रहेगा। These items, terms will be changed interchangeably everywhere in all chapters. मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये सब कहानी होगा। कहानी पढ़ के समझना है कि क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है।
पढ़ लिया? So what has been asked? To prepare what? क्या बनाना है? Total cost. Then cost per unit and also profit for the period. So prepare a cost sheet clearly showing the total cost, per unit cost and profit for the period from this date to this date, this date to this date. तो दो कॉस्ट शीट बनेगा, दो कॉस्ट शीट बनाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से। सो दो कॉस्ट शीट बनाने के लिए ये दोनों पीरियड का कॉस्ट डाटा मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। क्या दिया हुआ है? एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Installed capacity of the plant is 1,20,000 units per year, distributed evenly over each month of the calendar year. Installed capacity कितना है? 1,20,000। कितना दिन में 1,20,000 बनाना है? पर ईयर, 6 महीने में नहीं, 1 साल में बनाना है 1,20,000। डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर। इसका मतलब क्या है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, हर महीने में 10,000 प्रोड्यूस करते हैं। ये अगर लिखा हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन में तो इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन, यहाँ पे तो लिख दिया है। तो यू हैव टू गो बाय दिस। मेरा मंथली प्रोडक्शन कितना है? मुझे तो मंथली चाहिए क्योंकि मुझे 2 पीरियड का निकालना है। ये 7 महीने का निकालना है, देन 5 महीने का निकालना है। तो मुझे 7 महीने का प्रोडक्शन चाहिए, 5 महीने का भी प्रोडक्शन चाहिए। सो 1,20,000 साल में बनाना है, तो मेरा 7 महीने का कितना होगा या 5 महीने का कितना होगा? यहाँ पे बता दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर द ईच मंथ। अगर ये नहीं रहता है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, वो एजम्पशन लिखना है। हो गया? रॉ मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट, जिस पीरियड में जितना प्रोडक्शन होगा, पर यूनिट दिया हुआ है। ये जो पर यूनिट लिखा है, दिस इज पर यूनिट ऑफ द इनपुट और पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। ये क्वेश्चन है मेरा। ये जो पर यूनिट बोल रहा है, पर यूनिट ऑफ इनपुट और पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इनपुट एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग आउटपुट? इनपुट किसको किसको लगता है? 1 2 3 4 5 6। आउटपुट 8। आउटपुट और इनपुट क्या लगता है? इनपुट 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 कैसे पता चल रहा है? रॉ मटेरियल। इंस्टॉल कैपेसिटी, ये जो 1,20,000 है, ये इनपुट है क्या आउटपुट है? आउटपुट है। आउटपुट एंड इनपुट तो पता है। इनपुट विच इज फेड इनटू द प्रोसेस, मतलब रॉ मटेरियल है। आउटपुट मतलब फिनिश प्रोडक्ट है, ये उस प्रोसेस से जो निकल रहा है रिजल्ट। यहाँ पे पर यूनिट दोज वर्ड सेइंग इनपुट, तो 1,20,000 आउटपुट के लिए कितना इनपुट मटेरियल चाहिए आपको कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन से? When you
बिकॉज देखिए कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स ओनली, क्वांटिटी एंड रेट. क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट गिव्स यू अ वैल्यू, इट इज द कॉस्ट. सिंपल है. ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दिस इज द आउटपुट. यू नीड ए रॉ मटेरियल ऑफ 5 kg of something, some input material. तो मैं आपको अगर पूछ रहा हूँ इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, तो आपका आंसर दो हो सकता है. इस प्रोडक्ट का दाम अगर 20 रुपया है, आप बोलेंगे कि इसमें 5 रुपये रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट 5 रुपया है मटेरियल कॉस्ट. और अदरवाइज इसमें कितना इनपुट मटेरियल गया है उसका क्वांटिटी आपको बताना पड़ेगा. सो हाउ डू यू नो कि फॉर प्रोड्यूसिंग 1,20,000 ऑफ आउटपुट आपका इनपुट कितना गया है? इज एनीथिंग गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं है ना. इनपुट आउटपुट बिल ऑफ मटेरियल मालूम है कि नहीं? बिल ऑफ मटेरियल, हाँ, यू आर सेइंग समथिंग. कौन सा यूनिट कैलकुलेट करना है? आउटपुट का इनपुट का? आउटपुट का. तो यू आर सेइंग कि ये 20 रुपया पर यूनिट तो है, 20 रुपया पर यूनिट ऑफ आउटपुट. हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ तो अभी 1,20,000 आउटपुट बनाने के लिए आपको इनपुट मटेरियल कितना चाहिए? लेकिन 1,20,000 आउटपुट बनाने के लिए 1,20,000 इनपुट के लिए कैसे पता चल रहा है? ज़्यादा नहीं ले सकता. ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इनपुट मटेरियल क्या क्या चाहिए? इज इट सेम एनीवेयर? सो इट इज सिंपली पार्ट यूनिट ऑफ आउटपुट. आउटपुट के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा है इसको. दिस इज रॉ मटेरियल कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब ये 20 रुपये में 5 रुपया मटेरियल कॉस्ट है, वो बोल रहा है. ये आउटपुट के टर्म में बोल रहा है. डायरेक्ट लेबर 12 पर यूनिट ऑफ आउटपुट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना, वेरिएबल ओवरहेड इतना, फिक्स्ड ओवरहेड इतना. फिक्स्ड ओवरहेड ये साल का है कि महीने का है? साल का है. एंड इट इज सेइंग कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल? अभी तक हमने तो खाली वेरिएबल और फिक्स्ड ही पढ़ा है. सेमी वेरिएबल का होता है ना, उसका मतलब क्या है? मतलब दोनों नेचर है इसका. अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट वो फिक्स ही रहेगा, वो क्रॉस हो जाने के बाद वो बढ़ जाएगा. सो इट इज पार्टली वेरिएबल, पार्टली फिक्स. 7,500 पर मंथ. ये सब वेरी केयरफुली नोट कीजिएगा. पर मंथ बोल रहा है, पर यूनिट बोल रहा है, पर ईयर बोल रहा है. नोट दिस थिंग्स वेरी केयरफुली, क्योंकि इसके साथ कितना मल्टीप्लाई होना है, 12 से होना है कि 1 से होना है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है सब चीज. अप टू 50% कैपेसिटी. 50% कैपेसिटी मतलब कितना यूनिट? 60,000 यूनिट. मतलब आपको 60,000 यूनिट्स अगर प्रोडक्शन है तो आपका 7,500 पर मंथ. 60,000 पर मंथ है क्या? पर ईयर. सो मंथली 5,000. फिर 12 से डिवाइड करना. एडिशनल 2,500 पर मंथ
for every additional 25% capacity utilization or a part thereof. इसका मतलब क्या है? up to 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोल दिया कि 7,500 पर मंथ. देन बोल रहा है कि एडिशनल 2,500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25%. एवरी एडिशनल 25% और एक पार्ट देयर ऑफ. मान लीजिए 57% होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो व्हाट विल बी दिस अमाउंट? कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछा? मैंने पूछा है कि मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर 57% होता है तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट कितना होगा? वन मोर क्वेश्चन. इस कंडीशन में, in this condition for 57% capacity utilization मेरा सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा? कितना रुपया? 10,000. कितना? 10,000. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नवी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आया? तो व्हाट विल बी द आंसर? Any other answer? Someone said 10,000. You said 10,000 ना? 8,550. What is the calculation? कैसे आया? 7,500 into 57 is the difference. अच्छा, ठीक है. You have done some calculation. Right or wrong we'll understand later. Any other answer? 8,550. 10,000 is the correct answer. ठीक है. ये लाइन को अच्छे से समझिए. For every additional 25% capacity utilization or a part thereof. इसका मतलब क्या है? 25% होने से तो आपका 2,500 होना ही है. Even if it is not 25%, it's a part thereof. मतलब 1% भी ज़्यादा होता है. 26% भी मतलब 51% भी होता है तो आपका 2,500 ज़्यादा होता है. स्टेट में इसमें प्रोपोर्शनेट नहीं करना है because this is not variable, this is semi variable. ठीक है? इसका मीनिंग समझना पड़ेगा. You have to understand the meaning of this English only. My question was 50% and 57%. ठीक है? यहाँ पे 7,500 आ रहा है. ध्यान से देखिए. It is saying additional 2,500. Additional 2,500 for every 25% capacity utilization or a part thereof. अगर 25% इंक्रीज होता है 25,000 तो बढ़ेगा ही. Even if it is a part of 25%, तब भी बढ़ेगा 2,500. Here I have increased only by 7%. 7 is within 25. पहले 50 था, 50 से 57 हुआ है. It is increased only by 7%.
2500 ही बढ़ेगा। नाइन्टी परसेंट कितना आएगा? आपका तो आएगा करेक्ट आंसर तो समझ गया कि आपका फर्स्ट वन करेक्ट आया। ये कितना आएगा? 90% का 12,500। 100% 12,500। क्लियर? The plant was operating at 50% capacity during the first 7 months of the calendar year. During first 7 months. आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 1st to 31st जुलाई, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड। 50% कैपेसिटी में चल रहा था, ठीक है। मतलब मैंने कितना प्रोड्यूस किया है? पहले 7 महीने में व्हाट इज माई प्रोडक्शन? फर्स्ट 7 months व्हाट इज माई टोटल प्रोडक्शन? कैलकुलेट कीजिए और बताइए। You are saying 70, 35, 70,000 कैसे आया? 100%? हाँ, 50% ही पूछ रहा हूँ मैं। फर्स्ट 7 months में व्हाट वाज माई प्रोडक्शन? सिंपल ही सब है। साल में आपका 1,20,000 यूनिट बनेगा 100% में, 50% पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। 1,20,000 का मंथली फिगर क्या है? 10,000 100% में, उसका 50% है 5,000, ठीक है ना। 5,000 इट इज प्रोड्यूसिंग फर्स्ट 7 months, मल्टीप्लाई बाय 7, 30,000। At 100% capacity in the remaining months of the year, तो रिमेनिंग 5 months में मेरा प्रोडक्शन कितना है? मैंने फिगर आंसर पूछा है, कैलकुलेट करके बताइए। तो कैलकुलेट जब कर पाएंगे तभी वो करेक्ट होगा। 50,000 आ गया तो समझ में कैसे हो रहा है? 1,20,000 एनुअल है, डिवाइडेड बाय 12 मंथली, so it gives you 10,000 for 5 months only, August to December at 100%. So total number of units first 7 months में कितना है and next 5 months में कितना है आपको पता चल गया। Now you can easily calculate what is your variable cost, like what is your material cost, what is your direct labor cost, what is your direct expenses, what is your variable overhead. These are all variable, simply multiplied by the number of units, this rupees multiplied by the number of units, कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा ये दोनों से। देन यू हैव टू ऐड द तीनों से, दिस 3 आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू फिक्स्ड ओवरहेड? फिक्स्ड ओवरहेड का भी आपको 2 पीरियड में बांटना है, तो फर्स्ट 7 months और नेक्स्ट 5 months कितना आएगा?
3 लाख एनुअली, साल में 3 लाख है। आपको दो कॉस्ट शीट बनाना है, एक जनवरी टू जुलाई का, एक अगस्त टू दिसंबर का। सो यू कैलकुलेट व्हाट इज द पर मंथ फिक्स्ड ओवरहेड, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड इज बेसिकली पीरियड रिलेटेड कॉस्ट। हर पीरियड में वो सेम ही रहेगा। आप एक यूनिट प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे तो उतना ही खर्चा होगा, ठीक है ना। प्रोड्यूस करेंगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा। So, 1 lakh और 1,25,000, ठीक है। सिंपली 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7 और इसमें मल्टीप्लाई बाई 5। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कितना आएगा? Up to first 7 months it has operated only 50% कैपेसिटी में किया है, 50% कैपेसिटी में किया है। 50% कैपेसिटी में वो बोल रहा है कि 7,500 पर मंथ है। 7,500 पर मंथ कितना महीना? Then additional 2,500 per month for every additional 25%. So बाकी 5 महीने में वो तो 100% किया है। So in that case, the 7,500 will become 12,500 for 5 months. आ गया? So in this way you will get the total cost. ये कॉस्ट शीट आपको बनाना है अपने हाथों से। I am just explaining. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं आएगा। अभी ये पार्ट थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यू हैव टू क्विकली कंप्लीट दिस बिफोर फिनिशिंग। रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट पर यूनिट भी आपका कैलकुलेट हो चुका है। आपको पूछा गया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी निकालने के लिए। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट आल्सो। फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट दीज आर द इनपुट्स गिवन। सेलिंग प्राइस फ्रॉम 1st January 22 to 31st July was fixed at 69 per unit। मेरे पास सेल्स फिगर है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट विल बी माय सेल्स? हाँ, 69 per unit selling price is given in the question. How many units you have sold to know? So 69 multiplied by that number of units gives you the total sales value. You have the total cost calculated. Sales minus total cost is your profit. Clear? Clear? Now for the next 5 months, the firm has been, ध्यान दीजिए, read it very carefully. The firm has been monitoring the profitability and revising the selling price to meet its annual profit target of 8 लाख। 8 लाख प्रॉफिट टारगेट क्या है? पीरियड ईयर एनुअल टारगेट है। तो कितना प्रॉफिट 7 महीने में हमने बना लिया है? जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए आपने इजीली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, सेकंड पार्ट के लिए कर पाएंगे? फर्स्ट पार्ट के लिए सेलिंग प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 69 रुपए का कितना दिया हुआ है कि जनवरी टू जुलाई, सेलिंग प्राइस इज गिवन। So you have simply multiply the selling price with the number of units to get the sales revenue, deduct
सेकंड पार्ट के लिए whether the selling price is given in the question? No. So how to get the selling price? कैसे मिलेगा? वही निकालना है। हाँ, आपको दूसरा कुछ क्लू दिया गया है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए। वो क्लू है कि कंपनी का एनुअल प्रॉफिट टारगेट 8 लाख रुपया है। सो एनुअल 12 महीने में अगर मुझे 8 लाख प्रॉफिट टारगेट है तो मैं 7 महीने में कितना कमा चुका हूँ, वो माइनस करेंगे तो बैलेंस प्रॉफिट मुझे चाहिए। नेक्स्ट 5 महीने में मेरा टारगेट है उतना प्रॉफिट बनाना। कॉस्ट मेरे पास कैलकुलेट हो चुका है 5 महीने का प्रॉफिट में, एड प्रॉफिट तो टोटल सेल्स वैल्यू जो आएगा दैट सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन दैट 35 मंथ्स will give you the selling price per unit. ये हमेशा याद रखना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। So from the cost sheet you are always getting this cost. So you will have either the profit figure, आपके पास होगा, आपको सेल्स वैल्यू निकालना है, नहीं तो सेल्स वैल्यू आपके पास होगा, प्रॉफिट आपको निकालना है। A प्लस B इक्वल टू C, दो फिगर दिया हुआ है, एक मिक्सिंग है, उसको निकालना है। सिंपल इक्वेशन है, क्लास 7 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड है, ताकि समझना है किसके साथ बैठा है। सिंपल अरिथमेटिक है और कुछ नहीं है। अभी ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, इफ द प्रॉफिट टारगेट इज इंक्रीज टू 10 लाख तब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट 10 लाख है तो मेरा सेल प्राइस अगले 5 महीने में क्या होना चाहिए? तो इन करके अपन 10 लाख से ऑलरेडी 7 महीने में जो हो चुका है उसको माइनस करके बैलेंस अमाउंट लेंगे। अभी मान लीजिए करके आपके पास कैलकुलेशन करके एक फिगर आ गया कि 5 महीने में आपका सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए। यू हैव गॉट सम आंसर कि 61 रुपीज़ और 7 मंथ्स में हमने 69 में सेल किया था, तो अच्छा प्रॉफिट आ गया, तो अगले 5 महीने में हम कम प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। मान सपोज अक्टूबर महीने में आपके पास कोई आता है, बोलता है कि हमको 58 रुपीज़ में चाहिए, आई वांट इट फॉर 58 रुपीज़, कैन यू गिव, कैन यू सेल दैट एट 58? ये है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट शीट आपके पास है, हम पहले चेक करते हैं वेदर द प्राइस चार्ज बाय द कस्टमर इज कवरिंग ऑल द कॉस्ट और नॉट। कॉस्ट मेरा कवर हो गया, मेरा जो प्रॉफिट गेन हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट अगर आ रहा है मैं दे दूँगा। बट इफ माई टारगेट इज टू गेट कि जितना जो प्रॉफिट मुझे मिलना ही है, 8 लाख होना ही है, तब तो मैं 61 के नीचे में नहीं दे दूँगा। तो 58 होने से डिसीजन इज रिजेक्ट, इफ द ऑफर इज फॉर 62 कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन। सो ठीक है, आज तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो कॉस्ट शीट पार्ट इज ऑल ओवर, बेसिकली यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जो भी है प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।